ओके जी, सो ऑल रेडी फॉर विस्टास. विस्टास इज हाफ ऑफ फ्लेमिंगो, तो जल्दी हो जाएगा. सो आई विल फ्री यू वेरी अर्ली. बट विस्टास में कितने चैप्टर्स हैं? 6 है ना. 8 इन फ्लेमिंगो, 5 पोएम्स एंड 6 चैप्टर्स. टोटल आपके 19 चैप्टर्स हैं. अगेन इसमें क्वेश्चन 8 का एक्सट्रैक्ट जो है दैट इज फ्रॉम विस्टास. क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो विस्टास में होंगे. और क्वेश्चन 30 में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी फ्रॉम विस्टास. सो बेसिकली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास. Okay, so the first extract: to visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and the Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. कौन डर गया ये लाइन से? सब डर गए. बेसिकली ये लाइन्स क्या बता रही हैं? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? गोंडवाना आइलैंड ब्रेकिंग ऑफ इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट. कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स क्या है, कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स क्या है, ये वर्ड हमें डरा रहे हैं क्योंकि हमने ये वर्ड्स पहले कभी ध्यान से सुने नहीं है. बस इतना एक इमेज अपने दिमाग में रखो कि एक चॉकलेट का पतली सी लेयर है जो नीचे के हलचल के कारण डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट रही है, और जिसका जहां पे दाव लग रहा है तो वो उस डायरेक्शन में पुश होके बीच का पार्ट खुल गया, राइट. जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है वो हिमालय में जाके बना, तो पूरा इंडिया का पार्ट जो है, मतलब ये एक दिमाग सोच के चकराता है कि इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका. इंडियन पार्टी है ना जो गया और हिमालयन रेंज से टकराया, तब जाकर हमारा वो कंट्री उसके साथ जुड़ा, राइट. तो ये पूरा जब हम ये चीज सोचते हैं, ये इतने बड़े चेंज, कैन यू इमेजिन अ कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया में तब पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ये छोटा सा नहीं था, बहुत ह्यूज था. वो पूरे का पूरा शिफ्ट हो रहा है एंड स्लैमिंग इनटू द हिमालय. इज इट अ स्मॉल चेंज और इज इट अ ह्यूज चेंज? तो बस उसका उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. और एंटार्क्टिका वार्म क्लाइमेट से कोल्डेस्ट कैसे बन गया, एक वार्म कॉन्टिनेंट से कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कैसे बन गया? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द ड्रेक पैसेज. ड्रेक पैसेज खुलने से जो सर्कमपोलर करंट है, करंट नहीं होती है तो क्या होता है? हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है. जब सर्कमपोलर करंट गोल गोल घूम रही है किसी चीज के पास से, तो वो वहां का जो भी हीट है या कोल्ड है वो रिलीज नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर ही रह रहा है. तो जिसके कारण एंटार्क्टिका धीरे 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 बहुत कोल्ड क्लाइमेट बन गया. और मोस्ट ऑफ आवर आइस वॉल्यूम इज कंटेन्ड इन एंटार्क्टिका. ये समझ में आ गया? देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ. इट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट हैपेंड इन गोंडवाना, how the different continents separated and shifted off into different directions. विदित आंखें धोकर आओ, नींद आ रही है, धोया बेटे पक्का. आंखों से लग रहा है कि बहुत टायर्ड हो. Complete the following suitably. The passage suggests that visiting Antarctica offers insight into geological processes and Earth's history by dash. कहाँ से आपको पता चलता है कि एंटार्क्टिका में हमें अर्थ की हिस्ट्री समझ में आ रही है? अभी तो हमारे सामने गोंडवाना टूट नहीं रहा है ना. हमारे सामने गोंडवाना टूट रहा है कि ये 500 इयर्स बैक हुआ है, जो भी हुआ है ना. तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ की हिस्ट्री है? कहाँ से पता चलता है? धरती के नीचे. धरती के नीचे ग्रेनाइट होता है, यस और नो? कि धरती के ऊपर होता है ग्रेनाइट?
सबको पता है ग्रेनाइट माइनिंग करके मिलता है, तो आपके पास ग्रेनाइट शील्ड्स एक कीवर्ड मिला हुआ है आपको. हाउ डू वी नो अबाउट द अर्थ्स हिस्ट्री, द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस? By understanding the significance of the Cordilleran folds, the Precambrian granite sheets, the ozone and carbon evolution and extinction. वो वाली लाइन आपकी सिंपली आ जाएगी. उन्हीं से पता चल रहा है ना कि एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, कौन से स्पीसीज फॉसिल्स बन गए. Why is Antarctica called the past, the present and the future? ये वाला आंसर अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा what is the right answer. समझ में आ गया? ओके. हाउ डज द ऑथर इम्प्लाई द रोल ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स पास्ट एंड पोटेंशियल फ्यूचर चेंजेस? हाउ डज द ऑथर इम्प्लाई, मतलब हाउ डज द ऑथर इम्प्लाई द रोल ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज? अब यहां पे इम्प्लाई का मतलब क्या है? इम्प्लाई यहां पे आप एज्यूम करो अप्लाई, वो कैसे यूज कर रहा है. यहाँ पे सिंपली अगर आप इम्प्लाई वर्ड को अप्लाई वर्ड के साथ चेंज कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा. ऑथर रोल ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज, इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहा है टू अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द अर्थ एंड द पोटेंशियल फ्यूचर चेंजेस. पोटेंशियल मतलब होने वाले, जो उम्मीद है, जो हमें लगता है सर्कमस्टांसेस को देख के कि इनका होना पॉसिबिलिटी बहुत हाई है. ठीक है. तो द ऑथर डज सो बाय लिंकिंग जियोलॉजिकल इवेंट्स टू एंटार्क्टिकास एनवायरमेंटल कंडीशंस. एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब जियोलॉजिकल इवेंट क्या हुआ था? जियोलॉजिकल मतलब हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल. जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ से कनेक्टेड इवेंट है. अर्थ से कनेक्टेड इवेंट क्या था? द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना. गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जब छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटा, दैट इज द जियोलॉजिकल इवेंट. वो इस इवेंट को अर्थ के पास्ट और फ्यूचर के कैसे अंडरस्टैंड करने में यूज कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है. राइट. हमें पता लगता है कि जियोलॉजिकल इवेंट्स के कारण ड्रेक पैसेज खुला. यस और नो? उससे पहले ड्रेक पैसेज नहीं खुला हुआ था ना. तब एंटार्क्टिका कैसे था? वार्म कॉन्टिनेंट था. पर ड्रेक पैसेज खुलने से क्या हुआ? अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट वाज क्रिएटेड which did what? Kept Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. तो जियोलॉजिकल पार्ट ने एंटार्क्टिका के, हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको अफेक्ट कर दिया. प्रेजेंट को कैसे किया अफेक्ट? प्रेजेंट को एंटार्क्टिका कैसे अफेक्ट कर रहा है? The melting glaciers, the rising sea levels, the decreasing salinity, ये सब हो रहा है जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. पानी कहाँ जा रहा है ग्लेशियर का मेल्ट होके? एंटार्क्टिक ओशन में. ओशन में फ्रेश वाटर जाएगा. किसी भी चीज में अगर 1 चम्मच नमक आपने आधे ग्लास पानी में डाला है तो वो बहुत हाई लेवल ऑफ नमक होगा. बट अगर आप 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालते हो तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा. आप 10 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालते हो तो और ज्यादा बैलेंस हो जाएगा. उसकी नमकीन जो क्वालिटी है, द सॉल्टीनेस ऑफ द वाटर, वो डिक्रीज होती जा रही है. अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है. ये अच्छी बात है. मैं छोटी होती थी, मुझे लगता था कि अगर सारा समुद्र का पानी फ्रेश वाटर बन जाए तो हमारे धरती पे पानी की कमी नहीं होगी. बट जो ओशन का लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी. अगर एक भी फूड चेन में से एक भी स्पीसीज हटी तो बाकी स्पीसीज सर्वाइव कर सकती हैं? नो, एवरीथिंग इज अफेक्टेड. अंडरस्टैंड? तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने से सॉलिनिटी डिक्रीज हो रही है. सॉलिनिटी डिक्रीज हो रही है तो फाइटोप्लैंक्टन,
फाइटोप्लैंक्टन से फिश, फिश से सील, सील से पेंगुइन, हर कोई अफेक्ट हो रहा है। ब्लू व्हेल भी अफेक्ट हो रहा है, पोलर बियर भी अफेक्ट हो रहा है कि उसने अल्टीमेटली फिश ही खा के जीना है। जब फिश ही नहीं जिएगी तो पोलर बियर कैसे जिएगा? तो पूरे का पूरा हमारा अर्थ का प्रेजेंट फ्यूचर सब अफेक्ट हो जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो विल बी सर्वाइव? देयर विल बी सुनामीज, देयर विल बी फ्लडिंग, ओशंस ऊपर आ जाएंगे, तो इन ह्यूमन लाइफ जो है वो पूरी की पूरी पानी में धंस जाएगी। You understand? So that is how he has linked the geological events with Antarctica's environmental changes, and which help us to understand the Earth's past and the future. Past कैसे हम understand कर रहे हैं due to environmental changes? Very good, fossils. पहले एंटार्क्टिका जब गोंडवाना था तब वहां पे वार्म क्लाइमेट था, बहुत तरह का फ्लोरा फौना था। ह्यूमंस से नो, ह्यूमंस 12,000 साल पहले आए हैं। फ्लोरा एंड फौना था, बट जब बर्फ पड़ने लगी उस फ्लोरा एंड फौना पे तो क्या हुआ? वो फॉसिल बन गए। आपको पता है बर्फ में कोई भी चीज रखो तो वो डिटोरियोरेट नहीं होती, वो अपने उसी कंडीशन में रहती है। लेयर अपॉन लेयर बर्फ की पड़ती गई, तो हमारा पास्ट कैप्चर हो गया अंटार्कटिका में। सो वी कैन लिंक इट टू द पास्ट एंड द फ्यूचर। क्लियर? कोई डाउट है अभी इसमें? ओके। द राइटर सेज व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन इयर्स, it can get pretty mind boggling. What is the most likely impact on the writer? Mind boggling मतलब, mind boggling is the physical impact, the mental impact. तो mind boggling का मतलब क्या? अगर आप ये वर्ड समझ लेते हो तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। mind boggling मतलब ओ इंस्पायरिंग, AWEO, जिसको देखकर जो हमारा दिल दिमाग है वो धुंधला जाता है कि ओ माय गॉड इतना बड़ा चेंज। समझ में आ रहा है? मिलियन ईयर्स, हाउ लॉन्ग इज अ मिलियन ईयर्स? इंडियन कॉन्टेक्स्ट मिलियन ईयर्स का मतलब कितने साल? 1 लाख, 10 लाख ईयर्स, 10 लाख सालों में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इंडियंस तो धरती पे कितनी देर से आए हैं? 12,000 ईयर्स। 12,000 ईयर्स में अगर हमने अर्थ की ये हालत कर दी है तो 10 लाख ईयर्स में अर्थ की हालत क्या होगी? ये सोच के हमारा जो माइंड है वो डैजल हो जाता है, बॉगल कर जाता है, मतलब चकरा जाता है कि व्हाट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। तो ऑथर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ओवरवेल्म्ड है, अनईजी है, इनडिफरेंट है या सरप्राइज्ड है? डू यू थिंक इट इज सरप्राइज्ड? ही इज नॉट सरप्राइज्ड। डू यू थिंक ही इज इनडिफरेंट? होता है तो हो, मुझे क्या, ऐसा है उसका फीलिंग? नो। अनईजी, ओ माय गॉड ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? इज इट अनईजी? नो, इट इज ओवरवेल्म्ड। माइंड बॉगलिंग मीन्स टू बी ओवरवेल्म्ड, टू बी ओ इंस्पायर्ड, कि बोलती बंद हो जाए आप। राइट? डायरेक्टली ये सिनोनिम है, सिनोनिम पता है तो आसान हो जाता है, नई मीनिंग पता है तो डिलीट ऑप्शन पे जाओ। कौन सा आंसर नहीं हो सकता, जब वो यूज करोगे तो पॉसिबल है यू विल कम क्लोजर टू द राइट आंसर। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, हाउ माइट अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस mentioned in the passage help scientists in predicting and mitigating future environmental changes, particularly in polar regions? अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, predicting and mitigating. predicting वर्ड आपको पता होगा, what is predicting? foretell, है ना? बताना कि क्या हो सकता है, आगे चलकर क्या होने वाला है। अब कंफ्यूजन आएगी मिटिगेटिंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपने चैप्टर के बारे में पढ़ा है, जो यहाँ पे रेफरेंस टू द क्वेश्चन आ रहा है, आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेटिंग? उसको मिटिगेटिंग, हाँ जी, मिटिगेटिंग का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? गलत भी हो सकते हो बट लेट्स डिस्कस ना। आपको क्या लगता है मिटिगेट का मतलब बढ़ावा देना है,
खत्म करना है, एनकरेज करना है, क्या करना है? ये जो हमारी अर्थ की कंडीशन है जो फ्यूचर में होने वाली है, इस कंडीशन को हमें क्या करना है? एनकरेज करना है, प्रोपगेट करना है कि एंड करना है? तो फिर आपको पता है, फिर क्यों डर रहे हो? क्वेश्चन का रेफरेंस दिमाग से सोचना है कि मिटिगेट का मतलब क्या हो सकता है. When they are talking about predicting the future of the earth, the future is pleasant or unpleasant? Unpleasant. So that unpleasant future needs to be changed and stopped, or does it need to be encouraged? It needs to be changed. It needs to be stopped. अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा. दो वर्ड्स का मतलब समझ में आया तो हाउ माइट अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब अगर हम जियोलॉजिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो पैसेज में मेंशन है, तो वो साइंटिस्ट को कैसे हेल्प करेगा फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में और उस फ्यूचर इवेंट को रोकने में, मिटिगेट करने में, स्पेशली इन द पोलर रीजन्स. तो वो कैसे हेल्प करेगा? बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स. प्रोवाइडिंग इनसाइट्स मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो हमारा इनसाइट क्या मिला? वी नीड टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग. स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनसाइट क्या है? ग्रो मोर ट्रीज, स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना? यही चीजें होंगी. तो ये इनसाइट्स हमें कब मिलेगा? जब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे जियोलॉजिकल प्रोसेस. तब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे. प्रिडिक्शन और मिटिगेशन के लिए इनसाइट्स चाहिए होंगे, तो हमारे को वो आंसर लिखना है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि हर पूरे पेपर में ऐसे 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर में, 80 मार्क्स के पेपर में, जो हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाए. उसके लिए एग्जेम्पलरी अंडरस्टैंडिंग, एग्जेम्पलरी वोकैबुलरी चाहिए होगी, बिकॉज वो डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगी. एक यही वो 4-5 मार्क्स हैं जो 95 और 100 के बीच में बच्चों का डिफ्रेंसिएशन करते हैं. तभी हम कहते हैं कि आजकल के टाइम पे किसी बच्चे के 95 आउट ऑफ 100 भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. वो बच्चा नॉर्मल ही है, वो एवरेज बच्चा ही है जिसके 95 आ रहे हैं. जो 97 क्रॉस कर जाता है ना, हम उसको बोलते हैं कि हाँ, दिस चाइल्ड इज अबव एवरेज. जो 90 के बिलो होता है उसको हम बोलते हैं कि नहीं, ही इज बिलो एवरेज. अब आप बोलोगे मैम 90 के बिलो तो 80 बहुत अच्छे मार्क्स हैं. नो, नॉट एट ऑल. इतना कंपटीशन है कि 95 वाले भी भटक रहे हैं फॉर अ गुड जॉब. कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता इवन आफ्टर गेटिंग 95%. अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो 98-99% चाहिए होता है, अदरवाइज कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये उन क्वेश्चंस में से है बहुत सिंपल. एक ही वर्ड चाहिए था, इनसाइट, बट उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए. क्लियर? आई सी फ्रॉम योर फेसेस कि आपको अभी भी ये पूरी तरह से समझ नहीं आया है हाउ टू अटेम्प्ट. कईयों को आ गया है बट सम आर स्टिल कंफ्यूज्ड, बट वो आपको समझकर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. In such cases, you can try for the second passage, right? I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blade of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. Which story? The cutting of my long hair, Zitkala Sa, Native American. Okay. Then I lost my spirit. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet, and now my long hair was shingled like a coward's. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. So, complete the following suitably. Zitkala's description of her experience at the boarding school conveys a sense of abandonment through her portrayal of Dash. What is abandonment? किसी को abandon कर देना, किसी को छोड़ देना, बेसहारा किसी को छोड़ देना. तो कौन सी ऐसी चीज है
जिससे हमारे को जिटकला सा का अबैंडनमेंट जो है वो नजर आता है, हमें समझ में आता है उसके एक्सपीरियंस ऑफ अबैंडनमेंट के बारे में। कौन सी वर्ड्स हैं? बीइंग एन एनिमल ऑफ द हर्ड, मैं सिर्फ एक एनिमल बन के रह गई थी जिसको जैसे चलाया गया, आई वॉज टेकन फोर्सिबली फ्रॉम माई मदर्स हैंड्स, है ना। दीज आर द फीलिंग्स। जब हम टेकन फोर्सिबली फ्रॉम माई मदर्स हैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अबैंडनमेंट नहीं होगा, क्यों? Many of you will talk about being taken from the mother's hands. ये अबैंडनमेंट था या फोर्सिबली टेकन होना था? मदर ने अपनी मर्जी से छोड़ा था कि किसी और ने जबरदस्ती आके उसको उठा के लेकर गए थे? तो अबैंडनमेंट का ऑपोजिट हो गया ना मीनिंग, तो मदर्स हैंड्स नहीं आता। राइट आंसर इज व्हेन शी फेल्ट लाइक एन एनिमल इन द हर्ड। Many little animals driven by a herder, the last few words. तो ये हमारे को फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट देता है। तो ये आप लिख सकते हो आराम से ढूंढ के, बट आपको कंफ्यूजन हो जाता टेकन फ्रॉम माई मदर्स हैंड्स के साथ। तो क्यों वो वाला लाइन गलत है, क्यों ये वाला लाइन सही है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? लिस्ट एनी वन इमोशन दैट Zitkala Sa experiences as her hair is being cut. Very easy, very easy. What did she feel? Pain, anguish, sense of loss, turmoil, ये जितने भी पेन के साथ रिलेटेड वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स आप कोई भी यूज कर सकते। Select the suitable option to complete the following. The metaphor of being tossed about in the air like a wooden puppet contributes to the reader's understanding of Zitkala's feeling of being first forced to interact with others, manipulated and controlled, preached and insulted, made to exist like toy animals. दो ऑप्शन बताओ जो एट अ ग्लांस डिलीट हो जाते हैं। फोर्स टू इंटरैक्ट विद अदर्स बिल्कुल कट हो जाएगा, और डी मेड टू एग्जिस्ट लाइक टॉय। तो अब चॉइस आपके पास बचा बी और सी में। बी में है मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल, और सी में है प्रीच्ड एट एंड इंसल्टेड। प्रीच का मतलब, प्रीच का मतलब, टीच का मतलब पढ़ाना। तो प्रीच का मतलब होता है रिलीजियस पढ़ाना। रिलीजियस पढ़ाई की पढ़ाई को प्रीचिंग कहते हैं। जैसे हम टीचर हैं बट हम आपको एजुकेशनल नॉलेज देते हैं, जो रिलीजन के बारे में नॉलेज देता है, ही इज नोन एज अ प्रीचर। टीचर, प्रीचर, टीचिंग, प्रीचिंग। ठीक है, अब उसको रिलीजियस नॉलेज मिला था, तो मैंने जो ऑप्शंस कंसिडर किया था कि आप बोलोगे दैट वाज बी एंड डी, क्योंकि मेरे दिमाग में प्रीचर को तो वैसे ही, प्रीचिंग को तो वैसे ही कट कर दिया था कि कहीं पर भी उसको भगवान जी की पढ़ाई नहीं कराई गई है। बट आपके हिसाब से बी एंड सी रहा बिकॉज आपको प्रीचिंग का मतलब नहीं पता था। तो अब जब प्रीचिंग का मतलब पता चल गया, यू ऑटोमेटिकली नो कि आंसर इज बी, मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल। व्हाट इज मैनिपुलेटेड? अपने इशारों पे चलाना, अपने किसी सिचुएशन को इस तरह से घुमाना कि सामने वाला उस सिचुएशन को आपके बताए हुए नजरिए से देखना शुरू कर दे। खुद का कॉमन सेंस नहीं यूज करना, किसी और की कनिंगनेस के हिसाब से अपना विजन को चेंज कर लेना। तब वो कनिंग पर्सन ने सामने वाले को मैनिपुलेट कर दिया। छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, मम्मा आज टीचर ने मुझे मारा। क्यों? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। अभी कुछ नहीं कर रहे थे तभी तो मार पड़ी है। यस और नो? अगर लिख रहे होते या कलरिंग कर रहे होते तो आपको हो सकता है मार नहीं पड़ती, बट आप कुछ ही नहीं कर रहे थे तभी तो टीचर ने पीट दिया। बट मम्मा मेरे बच्चे को मारा, वो तो कुछ नहीं कर रहा था, टीचर की खैर नहीं। मैनिपुलेट, इवन चिल्ड्रन कैन मैनिपुलेट। In fact, you people do manipulate your parents. मम्मा अच्छे से पढ़ूंगा, फेयरवेल जाने दो। मम्मा क्लास में फर्स्ट आऊंगा, क्लास के साथ पिकनिक पे जाने दो। किया था ना मैनिपुलेट? किया था। उसके बाद कितनों ने पढ़ाई करी, कितनों ने तो सिंसियरली पढ़ाई करी, सबको पता है। बट वी ऑल मैनिपुलेट एट सम लेवल और दी अदर।
तो जिटकला सा के साथ क्या हुआ था, टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, तो इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड इज द की वर्ड. टॉय पपेट को कंट्रोल किया जाता है. पपेट की कोई अपनी मर्जी नहीं होती है, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी थोपते हो, आप उसको मैनिपुलेट करते हो टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर. सो जिटकला सा वाज बीइंग मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड. In what ways does the imagery of a long hair shingled like a coward symbolize the erasure of Zitkala Sa's cultural heritage and the imposition of Western norms? In what ways does the imagery of a long hair shingled like a coward? Shingled matlab? Gnawed off, unevenly cut. Right? जैसे अगर हम सौ से लकड़ को काटेंगे तो उबड़ खाबड़ कटेगा. यस और नो? अगर हम सिजर से बाल काटें और अगर हम नाइफ से बाल काटें तो विच विल गिव अ स्मूदर कट? व्हाई नॉट द नाइफ? स्ट्रैंड्स उसके नीचे से अनइवन रहेंगे क्योंकि आपको बार बार चलाना पड़ेगा टू कट द हेयर. राइट? सिजर्स में तो उसकी धार इतनी होती है कि वो एक बार में कट हो जाए. तो शिंगल्ड हेयर होता है अनइवनली कट है, फोर्सिबली कट है. राइट? जहां पे आप फिनेस के पीछे नहीं दौड़ रहे हो, आप सिर्फ बाल काट रहे हो जैसे मर्जी कटे. समझ में आया? आप जब बाल कटवाते हो तो आप उसको एक स्टाइल में कटवाते हो, प्रॉपर कटिंग करवाते हो. बट शिंगल्ड हेयर का मतलब प्रॉपर कटिंग नहीं हुआ था. तो ये जो इमेज है, हाउ इज इट सिंबलाइजिंग द इरेजर? इरेजर वर्ड, वर्ड कौन से वर्ड आपके दिमाग में आता है व्हेन यू हियर द वर्ड इरेजर? इरेजर. इरेजर क्या होता है? रबर. रबर का काम क्या है? मिटाना. तो यहाँ पे किसको मिटाया जा रहा है? जिटकला सा की कल्चरल हेरिटेज को. राइट? एंड द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स. इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स, इम्पोजिशन इज थोपना. जैसे फ्रैंक के ऊपर जर्मन लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी, वैसे ही जिटकला सा के ऊपर वेस्टर्न नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज किया जा रहा था. Answer is the imagery symbolizes the forced assimilation and suppression of indigenous culture. Lost. Assimilation is the word for acceptance. आपको assimilation नहीं आता है, you could have written acceptance. Right? Suppression of indigenous culture. Indigenous culture मतलब native culture. अमेरिका का नेटिव कल्चर तो ये जिटकला सा का कल्चर ही था ना. एक्चुअली अमेरिका में who were the imposters? The Americans, the British Protestants, right? इन्होंने आके अमेरिका पे जो अमेरिकन कल्चर है, जो नेटिव अमेरिकन कल्चर है, उसको खत्म किया. उन्होंने चाहा कि नेटिव कल्चर जो है वो ब्रिटिश कल्चर में एसिमिलेट हो जाए. इंडिजीनियस कल्चर इज द नेटिव अमेरिकन कल्चर, उसको हम सप्रेस कर दें. अब सप्रेस वर्ड आपकी वोकैबुलरी में है विद आंट जेनिफर स्टाइगर्स. अंडरस्टूड? तो अब ये लाइन सिंपल हो गई. फोर्स्ड एक्सेप्टेंस एंड सप्रेशन ऑफ द नेटिव कल्चर. ये बात आपके दिमाग में ऑलरेडी थी, कोई न्यू वर्ड्स नहीं है. पोर्ट्रेइंग द कटिंग ऑफ हर हेयर एज एन एक्ट ऑफ कल्चरल वायलेंस. It was not physical violence. Her act of cutting the hair was cultural racism. हमने बोला था ना आपको. तो वो cultural violence बन गया उसका बाल जो काटे. And this is the imposition of Western ideals of appearance and behavior. Right? अगर वो ब्रेकफास्ट रूम वाला सीन होता तब वो किस में जाता? Western behavior. To behave in a certain manner. और ये क्या है? कल्चरल वायलेंस, द कटिंग ऑफ हर हेयर. क्लियर? तो इससे आपके ये एक्सट्रैक्ट्स हो जाते हैं. नाउ वी कम टू द 3 क्वेश्चंस. आंसर एनी 2. 3 दिए जाएंगे, एनी 2 आंसर करना है. हाउ डू यू चूज? आप तीनों लिख सकते हो, टाइम है तो आपके पास. बोर्ड में कहा जाता है कि बच्चे ने 3 क्वेश्चंस किए हैं, तीनों को मार्क करो. जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं उसको कंसिडर करो. बट हम सेफ्टी सेक के लिए कहते हैं कि जो 2 आपको पहले अच्छे से आते हैं, पहले 2 आप वो करो,
उसके बाद थर्ड में आप वो करो जो आपको इतने अच्छे से नहीं आता, ठीक है? Why take a chance? Clear? Okay. First is discuss the significance of the toy tiger in the climax of the Tiger King. टॉय टाइगर क्यों सिग्निफिकेंट है उस चैप्टर में? He proved to be the 100 tiger which caused the death of the great warrior Tiger King. Why else is it significant? बेटे महाराजा कैसे डिपिक्टेड है? The warrior of the warriors, the bravest fellow. And who was he killed by? एक खिलौना. Don't you think it's ironical? पूरे चैप्टर का जो सटायर है, पूरे चैप्टर की जो आयरनी है, वो इसी फैक्ट में तो आ गई है. That a brave, courageous king to be killed by a toy tiger. That is the biggest irony in the whole chapter. ठीक है? The significance of the toy tiger lies in its stark contrast to the dangerous live tigers the Maharaja had been hunting throughout his life. लाइव टाइगर्स के हिसाब से टॉय टाइगर में कौन सा माइटी है, कौन सा वायलेंट है? कौन है? लाइव टाइगर्स. लाइव टाइगर्स को तो महाराजा ने बड़ी आसानी से मार दिया, बट किसने महाराजा को मारा? एक बेजान खिलौने. ओके. Its role in his death brings up the themes of irony and fate central to the story. शुरुआत में ही हमें पता है ना कि he didn't survive, he died. तो ये सेंट्रल टू द स्टोरी है कि टाइगर किंग की डेथ कैसे हुई थी. इट डिड नॉट हैपन बाय अ लाइव टाइगर, इट हैपेंड बाय अ टॉय टाइगर. It illustrates despite human efforts to control or escape destiny, it can manifest in the most unexpected and trivial form. Trivial मतलब सबसे छोटा, सबसे द थिंग ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस. टॉय टाइगर इंपॉर्टेंट था कि लाइव टाइगर? उसके कंपैरिजन में जो खिलौना था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी टू किल द टाइगर किंग. बट लुक एट लाइफ. छोटी सी चीज ने इतने इतने बलवान राजा की डेथ में, it caused the death of such a courageous king, right? So that is the unexpected and trivial form of his death. The toy tiger symbolizes the ultimate futility of the Maharaja's efforts, points to the folly of those who believe that they can master fate through power or violence. पूरे चैप्टर का थीम क्या है? थीम क्या था इस चैप्टर का? You cannot avoid fate. What is destined will happen, right? तो वही चीज राजा के साथ हुआ, जो प्रिडिक्शन हुआ था that he will be killed by a tiger did come true. Yes or no? तो basically this question is dealing with the theme of the chapter. अगर आपको थीम पता है, आप थीम को क्वेश्चन के साथ कोलिंग करो and you get the answer. Next question, interpret the significance of both literal and metaphorical journeys in the story, the third level. लिटरल मतलब जो हमें सामने सामने नजर आ रहा है, और मेटाफोरिकल उसके पीछे की छुपी हुई बात, जो दबी बात है वो हमें नजर आती है. दैट इज मेटाफोरिकल मीनिंग, द फिगरेटिव मीनिंग जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे समझ में आता है? लिटरल जर्नी क्या थी? लिटरल जर्नी कौन सी थी उसकी? दैट ही रीच द थर्ड लेवल. वो किसी ना किसी तरह से जल्दबाजी में थर्ड लेवल पहुंच गया, तो वो लिटरल जर्नी थी. मेटाफोरिकल जर्नी कहाँ की थी उसकी? एस्केपिज्म, के वो पास्ट में चला गया. दैट वाज अ मेटाफोरिकल जर्नी. गोइंग टू द थर्ड लेवल सिंबलाइज द मेटाफोरिकल जर्नी इनटू द पास्ट. व्हिच ईयर? 1894. 90 में तो वो था, 1894 में वो गया. ओके. The literal journey involves Charlie discovering a supposed third level at the Grand Central Station. Supposed. Supposed मतलब
यस, सपोज मतलब हमें लगता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल था, चार्ली ने डिस्क्राइब किया, बट रियलिटी में वो थर्ड लेवल नहीं था. सपोज आई एम सपोज टू रीच द स्कूल एट 8:30, बट आई रीच एट 9 o'clock. मुझे करना तो यहाँ चाहिए था, बट रियलिटी क्या है, मैं 8:30 नहीं पहुंच रही, मैं 9 o'clock पहुंची. ये सच नहीं है, मुझे 9 o'clock पहुंचना है, मैं 8:30 पहुंच रही हूँ. एनीवेज, मैंने कहा कहीं यूट्यूब पे लगे कि रीनू मैम पंक्चुअल नहीं है, मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं. ओके, and this is a portrayal to the year 1894. The third level is a portraying the year 1894. The metaphorical journey is Charlie's inner longing for a simpler, more reassuring past. Why did he want a simple and a reassuring past? Present कैसे था? अगर past चाहिए तो present कैसे है? Stressful, hectic, anxious, full of anxiety, full of tensions. It was after the Second World War. उसने कहा ना कि मैं उस पास में जाना चाहता हूँ जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 साल थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में 40 साल थे, ताकि कि मैं अपना यूथ ढंग से एंजॉय कर लूँ. उसका यूथ पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा फुल ऑफ एंजाइटी और टेंशन था. So he wanted to go back to a past which was simple, which was reassuring. Reassuring मतलब assure करना. My mother at 66, she smiled at her mother to assure her that she will come back. Assure मतलब तसल्ली देना, दिलासा देना, right? Assure मतलब दिलासा देना. उसके दिल को दिलासा चाहिए था कि I will return, I mean, I can go back to a simple life. I need not deal with the anxiety of the modern era. Okay. A common human desire to retreat to a time perceived as better or less complicated. You all are in your just in your board exam days. कितनों का मन नहीं होता है, हाय काश 6 साल के होते, क्लास में मैं फर्स्ट आता, मुझे एबीसी पूरे अच्छे से आती है, मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. हनी बोलिए मुझे नहीं जाना है 6 years की उम्र में, बट एट माई एज आई वुड लव टू गो बैक टू व्हेन आई वाज 6. लाइफ वाज सो सिंपलर. कोई टेंशन नहीं, खाना नहीं बनाना है, किसी को पढ़ाना नहीं है, बस अपने मर्जी से जियो, कुछ नहीं करने की जरूरत, मम्मी पापा सब देख रहे हैं, है ना, सिंपलर लाइफ. We know it is not possible, but the desire to go back is always strong in us. अभी आपके लिए फ्यूचर है सामने, तो आपको आगे जाना है, बट एक टाइम आएगा जब आप चाहोगे कि काश स्कूल में वापस चले जाएं. ज्यादा दूर नहीं है वो टाइम, बस 2-3 सालों की बात है, फिर भाग भाग के स्कूल आओगे कि मैम स्कूल में वापस रख लो. Anyways, this is a common human desire to retreat to a time perceived as better or less complicated. The significance is their portrayal of the universal quest for happiness and fulfillment. All of us in a quest to be happy and to be fulfilled. हम कभी भी अपने अचीवमेंट से हैप्पी नहीं होते. Why? Why? We always want more. आज मुझे ये मिल गया, एक दिन एंजॉय किया, यार इससे तो कुछ नहीं होता है, कुछ और मिलना चाहिए था, है कि नहीं? Okay. Together, these journeys explore themes of escapism, the subject nature of reality, and the deep-seated human need for connection and comfort in familiar but idealized settings. Language need not be your this language, it can be your own language, but अगर हमें सार में बात करना है, इस क्वेश्चन का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है? Escapism is the theme of this chapter. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन थीम, सेकेंड क्वेश्चन ऑन थीम. समझ में आ रहा है मैं थीम के ऊपर क्यों इतना स्ट्रेस करती हूँ हर चैप्टर में? क्योंकि आपका बोर्ड पेपर ही थीम के ऊपर आता है. ठीक है. हाउ डज सुजान हिल सटली पोर्ट्रे अ ब्लेंड ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म इन द फेस ऑफ इट? नाउ व्हाट इज पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म? एंड who is pessimist in the chapter and who is optimist? तो मतलब character sketch आ गया. Derry is of the pessimistic view, whereas Mr. Lamb is of the optimistic viewpoint.
बोथ आर डिसेबल्ड बट स्टिल व्यू लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दोनों की लाइफ में एक फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकल प्रॉब्लम है, बट दोनों का लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। मिस्टर लैम ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं, उनको वर्ल्ड में अच्छा नजर आता है, और डेरी पेसिमिस्टिकली देखता है, उसको सब कुछ बुरा नजर आता है। Both protagonists challenges with disfigurements are depicted with the stark realism. दोनों प्रोटैगनिस्ट का जो चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज है, उसको जो हमें पोर्ट्रे किया गया है, बहुत स्टार्कली, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। हम उनके चैलेंजेस को समझते हैं, हमें नजर आता है कि हमारे आसपास ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। मतलब we all are doing this at some level or the other that leans towards pessimism, yet interactions that offer genuine connection. Who is giving genuine connection? Pessimism कौन दे रहा है? Pessimism की feelings किसमें है? And who is trying to connect with Derry? Mr. Lamb. वो genuinely interact कर रहे हैं ना, genuinely उसके साथ converse कर रहे हैं। उन्होंने realize किया कि ये बच्चे के अंदर बहुत negativity है, तो उन्होंने अपनी बातों से उसको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करी है। Suggests the possibility of emotional survival despite physical and social barriers. मतलब ये जो पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का ब्लेंड है, ये दिखा रहा है इमोशनल कनेक्शन। बहुत सारे सोशल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, बट इमोशनली अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो कई बारी हम किसी ट्रबल्ड हार्ट के ऊपर मरहम लगाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ पूछना है? The influence, this is a long question, again 120 to 150 marks, two questions का choice होगा और आपको उसमें से कोई भी एक करना है। The influence of belief in traditions such as religion, family bonds or patriotism can be used to develop narrative techniques like setting, motivation, source of conflict and pacing. मतलब फ्लेमिंगो में आया था टेक्निक, नरेटिव टेक्निक आया था या नहीं आया था? अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करी गई थी, कन्वर्सेशनल स्टाइल, इंट्रोस्पेक्टिव टोन था, तो वो स्टाइल ऑफ राइटिंग था। यस और नो? अब यहां पर भी नरेटिव टेक्निक बता दिया। नरेटिव टेक्निक क्या होता है? स्टोरी लिखने का टेक्निक। और उन्होंने बता दिया है कि जब हम स्टोरी के फॉर्म में किसी कहानी को लिखते हैं, तो हम किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं? फर्स्ट होता है सेटिंग, फिर होता है मोटिवेशन, फिर होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज से अराइज होगा? हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी में गर्ल मेट द बॉय, दे गॉट मैरिड, दे हैड अ फैमिली, एंड ऑफ द स्टोरी, तो वो मूवी देखने में मजा आएगा? उसमें कौन, कॉन्फ्लिक्ट के लिए कौन होना जरूरी है? एक विलन। द विलन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ गर्ल हु इज इन लव विद द बॉय, और वो उस लड़की को कत्ल कर देती है कि तू नहीं, मैं ही उससे शादी करूंगी। और दे कैन बी एन ऑब्सेस्ड हीरो जो बोलेगा हाउ कैन यू लव माई गर्लफ्रेंड, और वो हीरो को कत्ल कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट तो तभी आएगा ना, इंटरेस्टिंग तो तभी बनेगा। सो दैट इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड पेसिंग, व्हाट इज पेसिंग? अदरवाइज फर्स्ट अगर पेसिंग करो तो जब आप टेंशन में चल रहे हो, टहल रहे हो, तो दिमाग में वो आता है पेसिंग। बट यहाँ पे जब हम नरेटिव टेक्निक में बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज पेसिंग? the speed at which the story will develop. क्विक स्पीड है कि बहुत धीरे 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 डिफरेंट स्टेजेस में दिखाया है। उस स्टोरी का पेस, उस स्टोरी का स्पीड क्या है, राइट? तो ये टेक्निक्स को यूज करके हम नरेटिव लिखते हैं। और ये नरेटिव टेक्निक से हम क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? हमारे ट्रेडिशंस, हमारे फैमिली बॉन्ड्स और हमारा पेट्रियोटिज्म, ठीक है? इन चीजों के बारे में हम कहानियां लिख सकते हैं।
Analyze how the writer has incorporated such influences to good effect in the story The Enemy. मतलब पूरा क्वेश्चन में आपको आंसर दिया गया है. मतलब अब मैं समझा रही हूं. 3 चीजें हैं, रिलीजन, फैमिली बॉन्ड और पेट्रियोटिज्म. थीम ऑफ द एनिमी, राइट. फैमिली बॉन्ड किस में है? एंड डॉक्टर सदाव एंड हिज फादर एंड हना एंड डॉक्टर सदाव, ये फैमिलीज दो पार्ट ऑफ अ फैमिली है. फैमिली ट्रेडिशंस किस में शो हो रहा है? अगेन जब सदाव फेल इन लव विद हना बट ही वेटेड to ensure that she was a true pure Japanese, then he did not marry her but brought her to Japan till he got the yes from his father. Yes or no? उसके बाद उसके फादर का इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस था? ट्रेडिशन, इतना ट्रेडिशनलिस्ट होने के बावजूद ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट सदाउज एजुकेशन, राइट. तो ये फादर और हना के साथ कंसर्न. एंड पेट्रियोटिज्म, पूरे चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है, राइट. अब आप वर्ड्स देखो जो जो मैंने यूज किया. फॉर रिलीजन, फैमिली ट्रेडिशंस एंड रिलीजन में आ जाएगा. फैमिली बॉन्ड्स में अगेन वो चीजें आएगी. पेट्रियोटिज्म में सेटिंग, सेटिंग क्या है स्टोरी की? वेयर इज द स्टोरी सेट? विच वॉर? ये बेटा यही तो बारीकियां चैप्टर की जो आपको पता होनी चाहिए. It's the Second World War. The setting is in Japan. Yes, religion और tradition और family bonds का शुरुआत हो गई. Yes or no? Okay. उसके बाद motivation क्या था? Who was Sadao? A surgeon, a doctor. And who was Tom? Injured American prisoner who was supposed to be Sadao's mortal enemy. But why did Sadao not consider him an enemy? Why did he consider him a human being? क्यों? Why was he humanitarian with Tom? It was because of his profession, जिसमें बताया गया था a doctor treats without any difference between caste, creed और gender. कोई भी बंदा हो, एज ए डॉक्टर आपका फर्स्ट ड्यूटी इज टू ट्रीट दैट पर्सन irrespective of that person's caste, creed और gender. तो that is the reason कि उसने उसका creed, उसका रेस छोड़कर उसको ट्रीट किया. तो आपको मोटिवेशन मिल जाता है, आपको सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है. मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो? जो इस चैप्टर में की पॉइंट्स दिए गए हैं, रिलीजन, फैमिली बॉन्ड और पेट्रियोटिज्म को, उन चीजों को सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पेसिंग के साथ कोलिंग करके लिखना है. ठीक है. अब ये लिखोगे कैसे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशंस में आ जाएगा रिलीजन. हाउ रिलीजियस बिलीव्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, एक्शंस एंड डिसीजंस. For example, Sadao's internal conflict may be influenced by his moral beliefs, shaped by religious teachings imparted by his father. उसके फादर ने उसको इम्पार्ट किया था ना, जो भी उसका ग्रोथ थी, जो उसका फिजिकल, मतलब उसका जो मेंटल साइके था, वो किसने बिल्डअप किया था? टॉम ने कि सदाओ के पापा ने? तो उन्होंने ही इम्पार्ट किया है रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस बिलीव्स. क्लियर? Then family bonds, how relationships in the family impact character, interactions and motivations. जब हना ने भागते हुए जाके सदाओ को बोला था कि जनरल के मैसेंजर आए हैं, 7th डे है ना, और सदाओ ने डिसीजन लिया कि अब मैं हना की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई हैव टू इन्फॉर्म द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर. तो वो फैमिली बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, जहां पे एक बंदा दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकता. तो यू कैन साइट दैट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, हना's concern for the safety of a family and the potential repercussions of harboring an enemy soldier could drive her actions. तो ये पॉइंट फर्स्ट भी आया था जब उन्होंने सोचा था कि इस एनिमी सोल्जर को हम पानी में फेंक दे, समुद्र में फेंक दे, कि इसका इलाज करें.
तो वो समुद्र में फेंकने के लिए क्यों सोच रहे थे? दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली, कि हमारी पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जा सकता है एज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, राइट? तो वो आप कोई भी एग्जाम्पल वहां पर दे सकते हो। हर पॉइंट के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल देना है जो टेक्निक को शो करेगा। उसके बाद फैमिली बॉन्ड्स हो गया। उसके बाद है पेट्रियोटिज्म, हाउ नेशनल लॉयल्टी एंड पेट्रियोटिज्म क्रिएट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। ऑलरेडी पता है सदाउ's ड्यूटी एज अ सिटीजन and as a doctor may conflict with his compassion towards a wounded soldier, highlighting the complexities of wartime allegiances, right? war time पे हम किसके साथ अलायंस करते हैं, किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो हमने फर्स्ट क्या किया है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशन। अब हम बात करेंगे नरेटिव टेक्निक का। सेटिंग, द वॉर टाइम सेटिंग एम्पलीफाइज द मॉरल डिलेमा। वॉर टाइम सेटिंग नहीं होता तो सदाओ का ये एक्ट इतना कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता, राइट? देन इट वुड हैव जस्ट बीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। बट ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ? बिकॉज वो वॉर टाइम सेटिंग शोज द इम्पोर्टेंस। The backdrop of war intensifies the stakes and adds urgency to their decisions. जो वॉर का बैकग्राउंड है तो वो बहुत कुछ एट स्टेक है, बहुत कुछ है जो दाव पे लगा हुआ है, और उनका अर्जेंसी ऑफ एक्शंस कि टॉम को ट्रीट करे कि पानी में फेंक दे, उसका ऑपरेशन करे, सर्वेंट्स का क्रिटिसिज्म टॉलरेट करे, तो वो सब उनके अर्जेंट एक्शंस हैं। Motivation, how cultural influences shape character motivations and drive the plot forward. किसका क्या मोटिवेशन है जिसके कारण एक के बाद एक सीन आता जाता है, प्लॉट आगे मूव कर रहा है। पहले सदाव का था टू सेव द लाइफ, फिर सदाव का एक मोटिवेशन था टू सेव द फैमिली, फिर उसने जनरल को बताया, जनरल ने असैसिन नहीं भेजे, तो ही वॉज अगेन मोटिवेटेड टू टेक अनदर स्टेप टू हेल्प द एनिमी टू एस्केप। After the escape of the enemy, to inform the general कि कल मुझे अरेस्ट ना कर ले, that the enemy is no longer there, तो मुझे जनरल को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाना पड़ेगा। So each step is adding to the motivation, and this motivation is making the story progress on and on. Okay. The characters' actions may be guided by deeply ingrained cultural values and beliefs. हर एक का guide हो रहा है by their own values and beliefs. Source of conflict, the key conflict stems from cultural differences, expectations and wartime circumstances. These conflicts drive the narrative forward and heighten the tension. Pacing, how the pacing of the story reflects a character's internal struggles and external conflict. Pacing, I've already told you, the speed of the story, the speed of the events, right? तो ये जो स्टोरी का जो स्पीड है ये रिफ्लेक्ट करता है कैरेक्टर का इनर स्ट्रगल, राइट? हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में 7 दिन गुजर गए, अभी ऑपरेशन हुआ था और अब 7 दिन गुजर गए और टॉम अब थोड़ा ठीक हो रहा है, तो उसने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं जनरल को बता दूंगा, मैं अपना पेट्रियोटिक ड्यूटी भी निभाऊंगा। अगर मैं ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी में इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ तो इसके ठीक होने के बाद पेट्रियोटिक ड्यूटी निभाते हुए मैं जनरल को भी उसके बारे में बता दूंगा। तो उसका जो इंटरनल स्ट्रगल है दैट इज सेटिंग द थीम, द स्पीड ऑफ द स्टोरी, राइट? द पेसिंग में फ्लक्चुएट टू कन्वे मोमेंट्स ऑफ टेंशन, रिफ्लेक्शन एंड रेजोल्यूशन। टेंशन होगा तो पेस बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन होएगा तो वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तो ये सारी पेसिंग जो है स्टोरी में इन चीजों को रेगुलेट कर रही है। ये आपको सैम्पल पेपर कराने का मतलब ही ये था कि आपको ये नरेटिव टेक्निक्स को प्रेजेंट कैसे करना, आपको वोकैबुलरी मिले, आपको आइडिया मिले, राइट? स्कूल डेज में इतना आसान नहीं होता है, इतनी डिटेल में आपको पेपर कराना, हम बड़े जल्दबाजी में कराते हैं। तो ये स्पेशल क्लास इसीलिए ली है कि आप ये चीजों को समझो, इनको अंडरलाइन करो और बकायदा लर्न करके जाओ, क्योंकि अगर सैम्पल पेपर में दिया है तो जरूर आपके सीबीएसई बोर्ड पेपर में भी कुछ रिलेटेड आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये नरेटिव टेक्निक्स, ये पेसिंग हमने कैसे स्टोरी के साथ, अब इसका द एनिमी में आया है, हो सकता है वो किसी और स्टोरी में डाल दें, ऑन द फेस ऑफ इट में डाल दें, टाइगर किंग में डाल दें, राइट? कुछ भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये किसी और चैप्टर के साथ कनेक्शन में आएगा तो हाउ विल आई प्रेजेंट माय
आंसर। तो ये आपको टिप्स दे रहा है। ओके, मूविंग ऑन to the last question. Okay, discuss the narrative techniques used by the author. Again, technique of narration. अब वो बोल रहे हैं उसने कौन सा नरेटिव टेक्निक यूज किया। पहले उन्होंने आपको बता दिया कि नरेटिव टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इस स्टोरी में नरेटर ने कैसे नरेटिव टेक्निक को यूज किया है इन द थर्ड लेवल। How do these techniques effectively convey the themes of escapism and nostalgia? Provide specific examples from the text to support your analysis. Any two narrative techniques, right? आपने सारी नहीं लिखनी है, कोई भी दो टेक्निक्स को यूज करो। तो यहाँ पे नरेटिव कब बनता है, जब स्टोरी को या तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट से हम बोले या थर्ड पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पर्सन अकाउंट और थर्ड पर्सन अकाउंट? और ये वाला जो नरेटिव टेक्निक वाला क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है, बहुत मोल्ड कर कर आता है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या है, नरेटिव टेक्निक क्या है, ये सब कुछ आता है। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन अकाउंट एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन, वो क्या हो जाएगा? जब किसी और की स्टोरी सुनाओ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद हिज फादर, तो ये थर्ड पर्सन अकाउंट हो गया। वन डे आई वाज वॉकिंग अलोंग द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड सडनली आई वाज लॉस्ट इन अ टनल, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन अकाउंट। तो थर्ड लेवल में कौन से अकाउंट यूज है? द फर्स्ट पर्सन अकाउंट, दैट इज वन ऑफ द नरेटिव टेक्निक्स, राइट? Technique, the story is narrated from the first person perspective of Charlie, which creates an intimate and personal recounting of his experiences and thoughts. उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसने खुद के मुंह से बयान किया, उसके थॉट्स को उसने खुद से हमें बताया है। इसका इफेक्ट क्या हुआ है? This technique allows readers to directly engage with Charlie's desires and fears, making his longing for escape and the nostalgia for a simpler past more tangible. More tangible means more realistic. हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यार, हमें भी एक पास्ट में जाना है जहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स नहीं थे, जहाँ पे हमारे पे प्रेशर नहीं था कि 95% लाकर भी रीनू मैम बोल रहे हैं कि हम कोई तीर नहीं मारेंगे। हमारे टाइम पे किसी बच्चे के 60% आ जाए तो हम छलांगे मारते थे कि मेरी फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स आ गए हैं। 80% वाला होता था जो रैंकर्स में जाता था, और अब रीनू मैम कह रहे हैं कि 95% का भी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? सो यू वांट टू गो बैक टू एन एरा वेयर यू कैन स्कोर 65-70 एंड बी कंसिडर्ड अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यस और नो? सो हम ये चीज चार्ली के एक्सपीरियंसेस से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें भी एक सिंपलर पास्ट चाहिए। ओके, इसका टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? चार्ली स्टेट्स, but that's the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. सैम ने उसको बोला था ना कि तुम एक एस्केपिस्ट हो, और सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी इस बात पे एग्री किया। क्यों? क्योंकि इवन आई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग, एंड स्टैम्प कलेक्टिंग इज व्हाट? इट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. This personal reflection shares his internal justifications and how others perceive his escapism. Now, second technique is detailed descriptive language. अभी 11th वालों को ही एक क्वेश्चन आया था, मैम वो कौन सा था जहाँ पे डिस्क्राइब क्या करना था? हाँ, रीडिंग पैसेज में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे उनको डिस्क्राइब करना था कि कौन से लाइन्स हैं पैसेज में जो शो करते हैं दैट ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, राइट? अब बच्चों को वो डिस्क्राइबिंग वर्ड ही नहीं समझ में आया। अब उसमें लिखा हुआ था कि वो बीच का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बीच ऐसे नजर आता था। उन्होंने फ्रेंड का लुक बताया था कि जब वो ट्रीज में काइट उड़ाता था तो वो ऐसा अपीयर होता था। तो वो क्या है? डिस्क्रिप्शन है। यस, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो सीन नॉस्टैल्जिक क्यों है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नरेटिव टेक्निक वेयर यू आर डिस्क्राइबिंग, यू आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो टेक्निक क्या होता है? द यूज ऑफ विविड एंड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेटिंग्स एंड टाइम, particularly Charlie's descriptions of the third level of Grand Central Station. अब
द एनिमी में डिस्क्रिप्शन क्या दोगे? रात को मिस्ट था, जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर को ओशन में से बाहर फेंका गया, तो वो डिस्क्राइब भी कर रहा है ना कि ऐसे उसको लगा कि कुछ पल के लिए द मैन इज वॉकिंग मिस्ट में, बट फिर वो नीचे गिर गया। तो वो क्या है? इट्स अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। Effect on themes, these descriptions not only build a believable world but also vividly paint the past. जब हम उन descriptions के कारण चीज को visualize कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो हमारे लिए एक believable world बन रहा है, एक world जिसके ऊपर हम यकीन कर रहे हैं। हैरी पॉटर फैंटेसी वर्ल्ड है, बट जितनी देर हम वो हैरी पॉटर देख रहे होते हैं हम विश्वास करते हैं कि ऐसे हो सकता है, हम उसके साथ वो एंजॉयमेंट करते हैं उड़ने का और वो गॉबलेट ऑफ फायर की गेम्स का, वो सब एंजॉय करते हैं। ऑल्दो आवर माइंड नोज इट इज अ फैंटेसी, बट इतने ब्यूटिफुली उन्होंने पोर्ट्रे किया है पूरा सीन कि वो एक हमारे लिए बिलीवेबल वर्ल्ड बन जाता है, राइट? इट इज ऑल्सो विविडली पेंटिंग द पास्ट, स्ट्रेसिंग द थीम ऑफ नोस्टैल्जिया एंड द एल्योर ऑफ एस्केपिज्म। जब पास्ट इतना ब्यूटिफुली पेंट होगा तो कौन है जो पास्ट में नहीं जाना चाहेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स गो टू 1916 इंडिया, जब इंडियंस के साथ इतनी बदतमीजी होती थी, इंडियंस को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं था, तो आप जाना चाहोगे? बट लेट्स गो बैक टू रामायण एरा, जहां पे शेर और बकरी नदी किनारे दोनों इकट्ठे पानी पीते थे। Purva is ready to go with me. राइट? मतलब हमने एक ऐसा विविड पिक्चर क्रिएट किया जिसके कारण उस पर्टिकुलर टाइम में जाने के लिए हमारे अंदर नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, डिजायर क्रिएट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि उस टाइम पे विमेन वर नॉट गिवन राइट्स, तो मेल्स बोलेंगे हमें तो जाना है, हमें तो शेर के साथ पानी पीना है, बट विमेन बोलेंगे ना मैं नहीं जाती, मुझे तो मेरी इंडिपेंडेंस पसंद है। यस और नो? मतलब आप किस तरह से पास्ट के लिए एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हो दैट विल क्रिएट नॉस्टैल्जिया और दैट विल क्रिएट एन एवर्जन। मतलब वो आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो स्टोरी में उस फीलिंग को क्रिएट करेगा। यहाँ पे थर्ड लेवल में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या क्रिएट कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। द एनिमी में वो डिस्क्रिप्टिव क्या क्रिएट कर रहा है? अ फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ फीलिंग ऑफ टेंशन कि क्या करना चाहिए, एनिमी को बचाएं या ना बचाएं। समझ में आया? हर स्टोरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करके कौन सा फीलिंग इवोक कर रहा है, आपने उसको डिटेल करना है। यहाँ पे थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड लेवल में फीलिंग इज ऑफ नॉस्टैल्जिया टू गो बैक टू अ सिंपलर पास्ट। ओके, द एल्योर ऑफ एस्केपिज्म। एल्योर मतलब अट्रैक्शन, कितना अच्छा लगता है मुसीबतों से भागकर एक सेफ वर्ल्ड में चले जाना, बट रियलिटी इज वी कैन नॉट एवर डू दैट। ओके, टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? देन आई सॉ व्हाई they were open flame gaslights and everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो ये एक टेक्सचुअल एविडेंस है। ही हैज गिवन अ डिस्क्रिप्टिव एविडेंस ऑफ हिज जर्नी इन द पास्ट, राइट? उस पीरियड में कि मैंने गैस लैम्प्स देखे, मैंने इतने सारे साइडबर्न्स और मुस्टैशेस देखे, लेग ऑफ मटन स्लीव्स देखी, तो वो क्या है? इट इज ऑल डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज विच इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। जो हमने ऊपर लिखा उसका एविडेंस हमने नीचे देना है। So that is how you justify कि these are the two techniques used. नरेटिव टेक्निक ये होता है, नरेटर ने इस चैप्टर में यहाँ यूज किया है। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक होता है, ऑथर ने डिस्क्रिप्टिव टेक्निक को यहाँ ऐसे यूज किया है जिसके कारण हमारा जो नरेशन है वो प्रॉपर बन रहा है, एक नरेटिव स्टोरी बन रही है, राइट? बोर्ड ने आपको नरेटिव टेक्निक्स और भी बताए हैं, दो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए हैं, first person account and descriptive language. The other two techniques are symbolism and irony. बेटे उन्होंने 2 लिखे हैं, only 2, right? तो जो सबसे आसान है that is first person और third person account and descriptive language.
उसके बाद कई बारी जैसे कई चीजें होती हैं उसमें सिंबल्स, जैसे आंट जेनिफर के टाइगर में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर आपके ऊपर है कि उस चैप्टर में व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज मोर पॉसिबल, राइट। तो आप उस चीज को यूज करो। जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आ जाएगा, उसमें सिंबोलिज्म नहीं है। आंट जेनिफर टाइगर्स में सिंबोलिज्म है, तो वो फिर चैप्टर और पोएम के हिसाब से ये टेक्निक्स चेंज होंगे। ओके, टेक्निक क्या है सिंबोलिज्म की? द स्टोरी यूजेस अ थर्ड लेवल एज अ सिंबल representing not just a physical place but a mental escape into another time. Effect on the theme: the third level serves as a metaphor for the psychological refuge. The third level serves as a metaphor for the psychological refuge one seeks from the modern world's anxieties, underlying the theme of escapism. ये बार बार मैं वही चीज समझा रही हूँ कि पूरे चैप्टर में वो मॉडर्न वर्ल्ड की एंजाइटी से भागने के लिए उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? चार्ली मेंशन्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, राइट? This line explicitly connects the physical space of the third level to the concept of escaping reality. क्लियर हो गया सिंबोलिज्म कैसे यूज होगा एज ए नरेटिव टेक्निक? देन कंट्रास्ट एंड आयरनी। ओके, आपको पता है आयरनी किससे होता है? ऑपोजिट। कंट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट, अगेन ऑपोजिट, कंट्रास्ट उसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। The stark contrast between Charlie's mundane modern life and his adventures on the third level introduce a layer of irony. ठीक है, जो चार्ली का रियल मंडेन बोरिंग लाइफ है is contrasted with the exciting life, with the exciting adventure that he had on the third level. Effect on the theme क्या होगा? This contrast enhances the nostalgic appeal. नोस्टैल्जिया इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, राइट? अ डिजायर टू गो बैक टू अ सिंपलर पास्ट। तो ये कंट्रास्ट इस नोस्टैल्जिया को हाईलाइट कर रहा है, while ironically pointing out the impracticalities of such escapism. ऑपोजिट क्या है? आयरनी क्यों है? बिकॉज इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, आप कभी भी एस्केप नहीं कर सकते। Textual evidence: the clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. बस जाने के लिए था, वापस मुझे आना ही नहीं था. I wanted to live in that world. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. Contrast हो गया, irony हो गया. पैसे थे, इतने ही पैसे थे कि जा सकता था, वापस नहीं आ सकता था, बट वो पैसे मेरे किसी काम के नहीं थे बिकॉज इट कुड नॉट हेल्प मी टू एस्केप. वो मॉडर्न करेंसी थी. दिस शोज हाउ आउट ऑफ प्लेस मॉडर्न एलिमेंट्स आर इन द पास्ट, highlighting the nostalgic yet challenging nature of his escape. And finally, thank you. So any questions? End कर दें? Final last class. So with this we come to the end of the revision series. All the best for your board exams and God bless all of you.